जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के प्राइम मिनिस्टर यानी कि नरेंद्र मोदी जी के इतिहास के बारे में और साथ ही साथ समझेंगे नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस के इतिहास के बारे में। आखिर इतिहास में ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण बीजेपी आज पूर्ण बहुमत की सरकार चला रही है। नरेंद्र मोदी लोगों के बीच पहली बार कब और कैसे पॉपुलर हुए, ये सब हम जानेंगे इस छोटे से वीडियो में। तो चलते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर साल 1950 को गुजरात के मोहसान डिस्ट्रिक्ट के गांव वडनगर में होता है। इनके परिवार में कुल 8 लोग हुआ करते थे। पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी, माता हीराबेन मोदी, भाई सोमा भाई मोदी, अमृत मोदी, नरेंद्र मोदी, यशोदाबेन, प्रहलाद मोदी, बसंती। इनके पिता का वडनगर रेलवे स्टेशन पे चाय का स्टॉल था। वे काफी मेहनत मुशक्कत से अपना घर चलाया करते थे। नरेंद्र मोदी को अपने पिता को मेहनत कर देखा नहीं जाता है और वो फैसला करते हैं कि अब वो पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता का हाथ बटाएंगे। एक बार की बात है, नरेंद्र मोदी को शुरू से ही देशभक्ति का काफ़ी शौक था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान वडनगर एरिया से गुजर रहे सैनिकों को उन्होंने फ्री में चाय पिलाई थी। खैर, ये तो बात की बातें हैं। चलिए फिर से नरेंद्र मोदी पे वापस आते हैं। साल 1958 में वे आरएसएस से ज्वाइंट होते हैं और वो बाल स्वयं सेवक की शपथ लेते हैं। साल 1967 में वे अहमदाबाद चले गए और उन्होंने वहीं राष्ट्रीय स्वयं सेवक की शपथ भी ली। इससे पहले हम समझ लेते हैं ये आरएसएस आखिर है क्या। इसका पूरा नाम राष्ट्रीय स्वयं सेवक है। इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के रोज डॉक्टर केशव हेडगेवार द्वारा की गई थी। इनका उद्देश्य भारतीय संस्कृति को बचाना, हिंदू युवाओं को धर्म की ओर प्रेरित करना और धर्म की रक्षा करना। हालांकि धर्म की रक्षा कोई नहीं कर सकता, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या फिर किसी अन्य धर्म का हो। चलिए फिर से नरेंद्र मोदी पे वापस आते हैं। साल 1968 जब जसोदाबेन 17 की होती है और नरेंद्र मोदी 18 साल के होते हैं, तभी दोनों के परिवार मिलकर एक दूसरे की शादी गुजराती परंपराओं द्वारा करा देते हैं। हालांकि नरेंद्र मोदी को शादी करने का थोड़ा भी मन नहीं था। वे घर वालों के दबाव के कारण वे शादी कर लेते हैं। उसी साल आरएसएस से काफी लगाव होने के कारण वे घर छोड़कर चले जाते हैं और काफी लंबे समय तक वे घर लौटकर नहीं आते हैं। फिर जसोदा बहन भी अपने घर चली जाती है, यानी कि अपने मायके। समय की घड़ी यूं ही चलती रहती है और जसोदा बहन को उधर नरेंद्र मोदी का इंतजार रहता है। फिर अचानक एक दिन लौट कर आते हैं नरेंद्र मोदी अपने घर, लगभग 2 सालों के बाद। जसोदा बहन को जैसे ही मालूम चलता है कि नरेंद्र मोदी घर लौट कर आए हैं, वे फौरन दौड़कर नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए अपने ससुराल आ जाती है। फिर नरेंद्र मोदी उसे समझाते हैं और कहते हैं, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम्हें ससुराल आने के बजाय अपने पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। मेरा क्या है, मैं अभी देश भर यात्रा करूंगा, तुम मेरे पीछे कहाँ कहाँ आओगी। तभी जसोदा बहन ने फैसला किया कि वे अब नरेंद्र मोदी के साथ नहीं रहेगी और वे अपने पढ़ाई पर ध्यान देकर कुछ अच्छा करेगी। चलिए फिर से नरेंद्र मोदी पे वापस आते। साल 1974, इसी साल नरेंद्र मोदी की छोटी सी पहचान लोगों के बीच बन पाई थी। दरअसल साल 1974 में नव निर्माण आंदोलन होता है। इससे पहले हम समझ लेते हैं ये नव निर्माण आंदोलन आखिर था क्या। नव निर्माण आंदोलन साल 1974 से थोड़ा पीछे चलते हैं, साल 1971 में। इसी साल भारत ने पाकिस्तान को वो जख्म दिया जिसकी टीस आज भी पाकिस्तान को होती है। दरअसल पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान का विभाजन कर इंदिरा गांधी द्वारा बांग्लादेश बना दिया गया। इसी कारण यूरोपीय कंट्री अमेरिका, फ्रांस, स्विट्जरलैंड द्वारा भारत पर प्रतिबंध लगाया गया और ऐसे ही लगभग 4 साल गुजर गए और पूरी दुनिया भारत पे अलग अलग तरह के प्रतिबंध
लगाते रहें। इसी कारण देश की इकोनॉमिक चौपट हो जाती है और लोगों के बीच सरकार के प्रति गुस्सा बढ़ता ही जाता है। फिर चलते हैं साल 1974 में मजदूरों और स्टूडेंटों द्वारा भारत देश के अलग अलग जगहों पे प्रोटेस्ट देखने को मिलता है। ये प्रोटेस्ट गुजरात में भी हो रहा था। हालांकि ये प्रोटेस्ट पहले पीसफुल था, बाद में वॉयलेंस का रूप ले लेती है। इसी दौरान नरेंद्र मोदी कुछ आरएसएस के साथियों को लेकर नवनिर्माण आंदोलन में शामिल होते हैं और उस वक्त के सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर लोगों के बीच पहली बार नरेंद्र मोदी पहचान बना पाते हैं। फिर चलते हैं साल 1978 में। नरेंद्र मोदी दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। फिर साल 1983 में गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री हासिल कर लेते हैं। हालांकि सच में किए हैं या सारे मिलकर हमको ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं बच्चे। लगे हाथ पॉलिटिकल करियर की भी बात कर लेते हैं। साल 1983 में बीजेपी में शामिल होकर अपनी पॉलिटिकल करियर की शुरुआत करते हैं और ऐसा माना जाता है कि बीजेपी को संघ के प्रभाव का बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था और ऐसे ही कई सालों तक नरेंद्र मोदी पार्टी के लिए काम करते रहे और पार्टी को आगे बढ़ाने में नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा योगदान रहता है। इतना मेहनत देख श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने साल 1989 में नरेंद्र मोदी को गुजरात इकाई का सचिव बना देते हैं। फिर साल 1919 में लाल कृष्ण आडवाणी के साथ नरेंद्र मोदी सोमनाथ यात्रा में शामिल हुए। इससे पहले हम समझ लेते हैं ये सोमनाथ रथ यात्रा आखिर निकाला क्यों गया था और इसका मकसद क्या था। ये रथ यात्रा 25 सितंबर 1919 को सोमनाथ से शुरू हुई। देश के अलग अलग राज्यों से होते हुए उत्तर प्रदेश के अयोध्या डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचना था। इनका मकसद था बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिराकर राम मंदिर का निर्माण करना और देश भर यात्रा कर लोगों को एकजुट करता। जैसे जैसे रथ यात्रा एक जगह से दूसरे जगह गुजरती गई, वहां सांप्रदायिक दंगा देखने को मिला। हिंदू मुस्लिम को मार रहे हैं और मुस्लिम हिंदू को मार रहे हैं, लेकिन ये यात्रा को रोकने का साहस किसी में नहीं था और यात्रा यूं ही चलता रहा। फिर बिहार में लाल कृष्ण आडवाणी की एंट्री होती है। बिहार में भी अलग अलग जगहों पे दंगे देखने को मिलते हैं। तभी श्री लालू प्रसाद यादव ने लाल कृष्ण आडवाणी को धमकी दी और ये कहा कि जब लोग ही नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटा कौन बजाए, जब लोग ही नहीं रहेगा तो मस्जिद में नमाज कौन अदा करेगा। ये वीडियो देखिए। में अगर इंसान ही नहीं रहेगा, इंसान नहीं रहेगा तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा या कौन बजाएगा। जब इंसानियत पर खतरा हो, इंसान नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन देने जाएगा। 24 घंटा में निगाह रखा हूँ। हमने अपने शासन के अपने तरफ से पूरा उनकी सुरक्षा का भी व्यवस्था किया, लेकिन दूसरे तरफ हमारे सामने सवाल है, अगर एक नेता और एक प्रधानमंत्री का जितना जान का कीमत है उतना आम इंसान का जान का भी कीमत है। हम अपने राज्य में मतलब दंगा फसाद को फैलने नहीं देंगे और काफी रोकने की कोशिश की। फिर लालू प्रसाद यादव 23 अक्टूबर 1919 को बिहार के समस्तीपुर जिले में लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लेते। हालांकि उस वक्त नरेंद्र मोदी इतना पॉपुलर नहीं थे, इसी कारण नरेंद्र मोदी की गिरफ्तारी नहीं होती है और कुछ समय के लिए नरेंद्र मोदी अंडरग्राउंड हो जाते हैं और अंडरग्राउंड होते हुए बीजेपी के लिए नरेंद्र मोदी काम करते रहते हैं। इसके बाद वे भारतीय जनता पार्टी की ओर से कई राज्यों के प्रभारी बनाए गए। नरेंद्र मोदी को 1995 में राष्ट्रीय सचिव बनाया गया और 5 राज्यों का प्रभारी बनाया गया। उसके बाद साल 1998 में संगठन का महासचिव बनाया गया और इस पद पर अक्टूबर 2001 तक बने रहे। इसके बाद शुरू होती है गुजरात के मुख्यमंत्री बनने की कहानी। ये सब हम जानेंगे पार्ट 2 में। जय हिंद।